हेलो गाइस, मेरा नाम है कनेश का। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के, जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, डेवलप कैसे हुई, ओरिजिन आई कहाँ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ। छोटी सी वीडियो होने वाली है, मजे मजे में सुन लो। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए तो लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जाते हैं एंशिएंट टाइम्स। उस टाइम पे क्या होता था, एंशिएंट सोसाइटी जो होती थी उसमें लॉ क्रिएट करते थे, पोएम्स, आर्ट, टूल्स, मेडिसिन वगैरह। बट वहां पे कोई लीगल ओनरशिप नहीं थी उनके आइडियाज के ऊपर। तो सिचुएशन क्या आई कि कोई भी कॉपी कर सकता था किसी भी चीज को, पनिशमेंट नहीं था कोई भी, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो क्रिएटिविटी तो वहां पे थी बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती थी एज ए लीगल कंसेप्ट। प्रॉब्लम क्या आई, विद नो प्रोटेक्शन, क्रिएटर को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, इनोवेशन कॉपी होती थी फ्रीली और कोई बेनिफिट नहीं होता था इन्वेंट करने से या फिर कुछ चीज को बनाने से। ठीक है, तो वहां से एक नीड क्रिएट हुई, नीड फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ से बर्थ हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ पे हुआ, यूरोप में। तो ये पहला स्टेप था टुवर्ड आईपी प्रोटेक्शन। जो ये आइडिया था आईपी लॉ का, डेवलप किया गया मेनली इन यूरोप। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया वेनिस पेटेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब वेनेटियन पेटेंट स्टैट्यूट है 1474 में। इसको कंसीडर किया गया फर्स्ट पेटेंट लॉ इन द वर्ल्ड। इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले लिमिटेड टाइम के लिए। रीजन क्या था, ताकि एनकरेज किया जा सके नई इन्वेंशन को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ्स को। तो इसने फाउंडेशन रखी किसकी, पेटेंट लॉ की। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो बुक्स जो थी वो इजीली कॉपी होने लगी, ऑथर्स को लॉस होने लगा। ठीक है, इसने क्रिएट की डिमांड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। तो हुआ क्या, स्टैट्यूट ऑफ एने आया 1710 में इंग्लैंड में। ठीक है, 1709 1710। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है बट 1710 ही अभी माना जाता है। इसको पहला कॉपीराइट लॉ माना गया। इसने ऑथर को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए किताब को छापने के लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसने रिकॉग्नाइज किया ऑथर को एज एन ओनर। ठीक है, जो ऑथर था उसको ओनर माना और फोकस को शिफ्ट किया फ्रॉम प्रिंटर टू क्रिएटर। इसको कंसिडर किया गया द बर्थ ऑफ मॉडर्न कॉपीराइट लॉ। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई ना, तो इन्वेंशन बढ़ने लगी। ठीक है, ब्रांड्स और सिंबल इंपॉर्टेंट होने लगे, माने जाने लगे, तो डिजाइन्स को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, दिस लेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। वहां से क्या हुआ, वहां से पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, ऐसे द पेरिस 1883 और द बर्न 1886 कन्वेंशन से ये पहले इंटरनेशनल हैंडशेक्स थे। मतलब कि पेरिस और बर्न कन्वेंशन जो थी वो पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे जहां पे कंट्रीज म्यूचुअली एग्री हुए प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। पेरिस कन्वेंशन 1883 इसने कवर किए पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स वगैरह। किस प्रिंसिपल पे, नेशनल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल पे। मतलब जो फॉरेन इन्वेंटर्स थे ना उनको भी सेम प्रोटेक्शन मिलने लगी जो कि मिलती थी नेशनल्स को। ये पहला मेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी थी। ठीक है, इसको काट दो, ये दूसरे उसकी लिखी हुई है। ये पहली मेजर इंटरनेशनल आईपी ट्रीटी थी। उसके बाद आई बर्न कन्वेंशन 1886 में। ठीक है, ये ईयर्स याद रखना। इसका पर्पस था प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। इसके फीचर थे ऑटोमेटिक कॉपीराइट प्रोटेक्शन और किसी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं ओनर हूँ तो मेरी ही है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत थोड़ा ही पड़ रही है। मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरी है पहले ये वीडियो। ठीक है, इसने फॉर्म किया इंटरनेशनल बेस ऑफ कॉपीराइट लॉ। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ विपो का। विपो को बोला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, इसने प्रमोट किया प्रोटेक्शन ऑफ आईपी को ग्लोबली। ये क्या करती थी, ये एडमिनिस्टर करती थी आईपी ट्रीटीज को। कौन कौन सी ट्रीटीज, बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन। ठीक है, विपो ने हेल्प किया हार्मोनाइज करने में लो आईपी लॉज को और एनकरेज किए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कैसे कैसे डेवलप हुआ। इंडिया की जो आईपीआर हिस्ट्री है ना वो डीपली टाइड थी ब्रिटिश लॉ से। पहले बात करते हैं अर्ली स्टेप्स की, 1856 से लेकर 1911 तक। एक्ट 6 पास किया गया 1856 में, वो इंडिया का पहला पेटेंट लॉ था। ठीक है, ये बेस था ब्रिटिश पेटेंट एक्ट पे 1852 के। ठीक है, इसने ग्रांट किए एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस इन्वेंटर्स को 14 साल के लिए। उसके बाद आया इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1911। इसने रिप्लेस किए सारे प्रीवियस लॉ और क्रिएट किया कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम पेटेंट और डिजाइन के लिए अंडर ब्रिटिश क्राउन। द कॉपीराइट एवोल्यूशन, उसके बाद इंडिया का कॉपीराइट एक्ट आया 1914 में। ये एक एसेंशियल एक्सटेंशन थी ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट 1911 की इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद एक ग्रेट शिफ्ट मिला इंडिया को। मतलब 1947 के बाद इंडिया ने रियलाइज किया कि जो ब्रिटिश लॉज है ना वो शूट नहीं करते डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया। तो हमें जरूरत है किसी लॉ की जो हेल्प करे हमारी लोकल इंडस्ट्रीज की, स्पेशली मेडिसिन को उस टाइम पे ज़्यादा दिया जाता था वो इम्पोर्टेंस। ठीक है,
तो द पेटेंट रिवॉल्यूशन आया 1970 में, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की जस्टिस राजगोपाला अय्यानगर कमेटी, ठीक है। इसका रिजल्ट आया द पेटेंट एक्ट 1970। इस कमेटी ने बनाया द पेटेंट एक्ट 1970। जो ये एक्ट था ना, द पेटेंट एक्ट 1970, ये फेमस इसलिए था क्योंकि इसने डिनाई मतलब कि मना किए थे प्रोडक्ट पेटेंट फॉर फूड एंड मेडिसिन। ये ओनली अलाउ करता था प्रोसेस पेटेंट्स को, मतलब कि इंडिया की कंपनी अब सेम मेडिसिन बना सकती थी दूसरे मेथड को यूज करके, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना वो अफोर्डेबल हो गरीब लोगों के लिए भी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। उसके बाद द कॉपीराइट एक्ट 1957 पास किया गया। ये था पहला मेजर आईपीआर लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, ताकि फिल्म और लिटरेरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, जो उस टाइम पे काफी पीक पे थी, काफी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद आया ट्रिप्स इरा, ग्लोबल शेकअप 1995 से अब तक, ठीक है। ये बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था आईपीआर की हिस्ट्री के लिए ग्लोबली, ठीक है। वो था ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, अंडर डब्ल्यूटीओ, जो जिसको पहले जीएटीटी बोलते थे, ठीक है। तो इंडिया ने ज्वाइन किया डब्ल्यूटीओ 1995 में। ट्रिप्स ने डिमांड की सारे मेंबर नेशन से जो कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर थे कि उनके पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो आईपीआर के प्रोटेक्शन का। यहाँ पे एक बड़ा चेंज आया। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 पास किया गया जिसने रिप्लेस किए सारे ओल्ड एक्ट। इसमें इंक्लूड किया गया सर्विस मार्क्स और स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन फॉर वेल नोन ब्रांड्स, ताकि सर्विस मार्क्स को इंक्लूड किया जा सके और जो वेल नोन ब्रांड्स है उनके लिए स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन क्रिएट की गई, ठीक है। तो पेटेंट अमेंडमेंट्स जैसे कि 1999, 2002 और 2005 आए, उसमें इंडिया को फोर्स किया गया ब्रिंग बैक करने के लिए प्रोडक्ट पेटेंट्स को। अभी क्या है, अभी यू कैन नॉट जस्ट कॉपी ए फॉर्मूला बाय चेंजिंग द प्रोसेस। अभी आप किसी फॉर्मूले को जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोसेस आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूरेशन अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 पोस्ट अमेंडमेंट, द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इज नाउ यूनिफॉर्म टू 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अभी जो टर्म है ना सभी पेटेंट के लिए वो यूनिफॉर्म है 20 ईयर्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ओरिजिन, ग्लोबल डेवलपमेंट और इंडियन डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहले एंशियंट टाइम पे कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी। उसके बाद वेनेटियन पेटेंट स्टैट्यूट आया 1474 में। उसके बाद स्टैट्यूट ऑफ एने आया, इसको फर्स्ट पेटेंट लॉ माना गया वर्ल्ड का, इसको फर्स्ट कॉपीराइट लॉ माना गया वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद दो कन्वेंशन आई, द पेरिस कन्वेंशन और द बर्न कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन ने प्रोटेक्ट किया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, कवर किया पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइंस। बर्न कन्वेंशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स, ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक कॉपीराइट प्रोटेक्शन और कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ विपो, विपो जो इनको एडमिनिस्टर करता था, ठीक है। ये एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी थी, ठीक है। उसके बाद आया ट्रिप्स इरा, जो कि एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था आईपीआर हिस्ट्री के लिए, ठीक है, जिसको ट्रिप्स एग्रीमेंट बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट, अभी जाना मत। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, पहले तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना पीछे जाके, ठीक है। ये जो ईयर्स हैं, ये जो स्टैट्यूट हैं, ये जो लॉ है, इनको एज इट इज एग्जाम में आपको लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। यहाँ पे एक लिंक आएगी, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे पीपीटी आएगी इंपॉर्टेंट, उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। यहाँ पे जो वीडियो आ रही है इसको देख लेना, ये पुरानी वीडियो है, इसके बिना इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है, इससे पूरा अपना आईपीआर कंप्लीट कर लेना, ठीक। तो अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।